हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज इसमें हम कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मेडिकल फील्ड में अभी अपनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेसिकली बीपीटी के बारे में जो कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी है। उसके अलावा दो तीन और कोर्सेज हैं जैसे कि बीओटी है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और उसके बाद है बीपीओ, बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। उसके बाद है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जो कि BASLP के नाम से होता है कोर्स। ठीक है, तो इस कोर्स में आप ऑल इंडिया लेवल पर जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि आज तक आपने काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने बीपीटी का नाम तो सुना होगा, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बट इसके बारे में आपको ये नहीं पता होगा कि इसके भी कुछ ऐसे सेंट्रल लेवल पर कॉलेजेस हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से चलते हैं एंड उनमें जो एडमिशन लेने का प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हर साल जो है इसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है एंड इसके भी फॉर्म्स आते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि बीपीटी आपने जो है देखा होगा काफ़ी सारे कॉलेजेस में होता है, बट मे बी आपको शायद इसके बारे में ये ना पता हो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं जिसमें फीस वगैरह काफ़ी कम रहती है और सीखने को भी आपको बहुत ही अच्छा कुछ मिलता है हर किसी कोर्स में इन कॉलेजेस में। तो वो आप जो है एडमिशन उसमें अगर आपको लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कोर्सेज देख लीजिए। हम किस किस की बात करेंगे, बीपीटी हो गया, बीओटी हो गया, बीपीओ हो गया और बीएएसएलपी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोर्सेज हैं ये आपके इनमें आप कहाँ कहाँ जो एडमिशन है, मतलब जो जो कॉलेजेस है कहाँ कहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके जो कॉलेजेस हैं, पहला जो कॉलेज है वो आपका ये कटक में है जो कि उड़ीसा में आता है। ठीक है, तो सब निर्तार करके आता है, स्वामी विवेकानंद, इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा, स्वामी विवेकानंद करके है ये। और कटक उड़ीसा में है कॉलेज। फिर है आपका एनआईएलडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, उसके बाद है ये निपमेट चेन्नई करके है। ठीक है, और फिर उसके बाद है ये PDU NI PPD, ये आपका न्यू दिल्ली में, ये भी काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका CRCSRE, ये आपका गुवाहाटी असम में है। ठीक है, तो ये जितने भी कॉलेजेस आप देख रहे हो इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर PWDs, यानी कि दिव्यांगजन। PWD का फुल फॉर्म होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जो भी ऐसे डिसेबल लोग हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए, मतलब उनको ऊपर उठाने के लिए ये सारे डिपार्टमेंट, ये सारे इंस्टीट्यूट्स उस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, जो ये डिपार्टमेंट इन सबको एम्पावर करता है, दिव्यांगजन को। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप साफ साफ देख सकते हो ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आते हैं। अब क्या होता है, हर साल इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है। जैसे पिछले साल 2024 में जो इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो स्वनिर्तार के थ्रू हुआ था। स्वनिर्तार जो कि कटक में कॉलेज है जो अभी हमने देखा था उड़ीसा में। तो स्वनिर्तार का फुल फॉर्म जो है वो है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इस कॉलेज ने जो है पिछली बार का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया था। अब 2025 में ये वाला कॉलेज भी करवा सकता है या दूसरा कोई कॉलेज भी करवा सकता है। तो ऊपर जो हमने 5 कॉलेजेस देखे उनमें से कोई ना कोई कॉलेज जो है वो हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 1,000 रुपए यहाँ पर किसके लिए है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और 800 रुपए फीस जो है वो किसके लिए, SC ST और PWD के लिए। ठीक है, तो ये इन कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस दिख जाएगी। और मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अगर आप बीपीटी वगैरह जो भी आपके और अच्छे कोर्सेज हैं ये अगर आप करना चाहते हो इन सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस से, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्यूचर में आएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो इसके फॉर्म देखो पिछले साल कब आए थे, तो इसके फॉर्म आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट, ये कब हो गए थे, 15 अप्रैल 2024 में। और इस बार भी आप यही मान के चलो कि अप्रैल में ही इसके फॉर्म यहाँ पर आएंगे और मई तक, मतलब एक महीने का टाइम यहाँ पर दिया जाता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करें तो पिछले साल 2024 में इसका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो 23 जून को हुआ था। ठीक है, तो जून में इसका एग्जाम हुआ था और जुलाई में इसका रिजल्ट आ गया था। फिर काउंसलिंग वगैरह जो है वो आगे चलती रहती है। ठीक है, और उसके बाद जो है सेशन यहाँ पर जो है लगभग लगभग आपका सितंबर से स्टार्ट हो जाता है।
क्लासेस जो है आपकी सितंबर से स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखो ये जो कोर्सेज हैं या ये जो आपके कॉलेजेस हैं, तो आप ये मान के चलो कि ये जो कॉलेजेस मैंने आपको बताया ये इन कोर्सेज के लिए बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया में। अगर लाइक आपको बीपीटी करना है, अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, तो ये आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस हैं। या फिर आपको बीपीओ करना है, बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिक्स बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे डिसेबल्ड लोग होते हैं, जैसे मान लो कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया अगर उनके साथ, कोई अंग उनका जो है जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, कोई भी अंग उनका बॉडी का जो है, बॉडी पार्ट क्या है, इस तरीके से डैमेज हुआ कि अब उसको कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती, तो वहां पर काम क्या आते हैं, प्रोस्थेटिक्स आते हैं। यानी कि जो नकली ऑर्गन्स लगा दिए जाते हैं जो कि अलग अलग चीजों से बने होते हैं, फाइबर वगैरह के बने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने देखी होगी कुछ जगहों पर। तो उस चीज के लिए कोर्स होता है। बाकी स्पीच और लैंग्वेज के लिए, जिसको सुनने में या बोलने में प्रॉब्लम होती है, उन सब के लिए बीएसएलपी का कोर्स है। ठीक है, तो ये हो गए। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, कोर्सेज और कॉलेजेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनआईएलडी मैंने आपको बता दिया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज कोलकाता। फिर उसके बाद है निपमेट, जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। फिर जो दिल्ली वाला है उसका फुल फॉर्म है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, इसका भी ये आपको टोटल 9 कॉलेजेस यहाँ पर दिख जाएंगे जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की हमने बात कर ली। फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स है, और ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है। अब देखो यहाँ पर मैं बता दूं कि आप सभी को जैसे पता है कि हर कोई भाई मेडिकल फील्ड में अगर जाना चाहता है नीट का एग्जाम जरूर देता है। ठीक है, बट ये है कि आपको पता है नीट में सेलेक्ट होने के चांसेस कितने कम हैं, कितने सारे बच्चे वहां पर अपियर हो रहे होते हैं, और वहां पर कोई भी ऐसे कंफर्म चांसेस नहीं होते कि भाई इस बार नंबर आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि पिछले साल आपने देखा 2024 में कि 650 नंबर आने के बावजूद भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई सीट नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो ये जो है कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए कि भाई आपके पास जितने बैकअप प्लान हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें से आप इसको भी एक बैकअप प्लान रख सकते हो इस एग्जाम को। तो देखो बीपीटी वगैरह जो हो गया या बीओटी हो गया या प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिक्स हो गया, अभी क्या है आगे आने वाले 5 8 साल या 10 साल में इसका बहुत ही अच्छा स्कोप है। अगर मैं फिजियोथेरेपी की आपसे बात करूं, ठीक है, तो देखो फिजियोथेरेपी मतलब अगर आप बाकी कोई अगर और कोर्स करते हो जैसे नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, तो भाई ऐसा है अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग अगर सपोज आप कर रहे हो, तो अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर नहीं बनते, आप गवर्नमेंट का एग्जाम जो है वो आप अगर क्रैक नहीं कर पाते हो, तो भाई वो बेकार है। ठीक है, तो भाई बीएससी नर्सिंग करना जो है वो बेकार है। ठीक है, तो ये है कि बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हो, फिर अगर आप प्राइवेट में कहीं जॉब ढूंढने जाते हो, आपको 15 20 25 हज़ार से ऊपर की जॉब नहीं मिलने वाली। और बाकी जितने भी और अदर कोर्सेज हो गए, ठीक है, अगर आप डॉक्टर की बात करो तो आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इन सभी का स्कोप भी आप जानते हो कितना ज़्यादा है। ठीक है ना, तो मतलब इतना ज़्यादा कोई खास स्कोप नहीं है जिससे आप कुछ कंफर्म जो है अपना ये करियर मान पाओ कि भाई इसमें हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट बीपीटी ओवरऑल मेरे को काफ़ी सही कोर्स लगता है। अगर आपका एमबीबीएस या बीडीएस वगैरह में सिलेक्शन नहीं होता है, तो बीपीटी करके भाई अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हो जाते हैं, अगर आप एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से बीपीटी करते हो, और उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हो किसी ऐसे मतलब बीपीटी वाले के मतलब कैसे किसी ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट के अंडर आप ट्रेनिंग करते हो और उनसे काम सीखते हो, किसी अच्छे हॉस्पिटल में अगर आप काम करते हो, तो उसके बाद आप खुद का अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो फिजियोथेरेपी के लिए। ठीक है, खुद का आप अपना क्लिनिक चला सकते हो, और बहुत बड़े बड़े लेवल पे लोग चला रहे हैं इसको। ठीक है ना, क्योंकि देखो आजकल एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह में भी बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं उनको भी फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह की नीड होती है। तो स्कोप बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये है कि भाई अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, आप एक रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हो अपनी एरिया, अपनी लोकेलिटी में, ठीक है, या अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो भाई लोग दूर दूर से भी आपके पास आएंगे, एंड फिर जो आप पैसा मांगते हो वो पैसा आपको मिलता है। ठीक है ना, यहाँ तक कि 3 3 4 4 हज़ार रुपये एक एक घंटे के हिसाब से भी मिल जाते हैं अगर आप बहुत ही अच्छे हो चुके हो उस फील्ड में। तो कमाई बहुत है, पैसा आपको बहुत अच्छा मिलेगा, इमेज भी आपकी अच्छी होगी। क्योंकि कोई एक अच्छा रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट अगर बनता है तो वो एक डॉक्टर से कम नहीं है। ठीक है, उसका जो स्टेटस है वो इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस डॉक्टर ही है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। बस ये है कि भाई अगर आप दिल लगा के इस कोर्स को करते हो तो आपका करियर बहुत अच्छा है। और फॉरेन कंट्रीज में भी जब आप जाते हो तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। तो बहुत सारे लोग तो क्या कर रहे हैं, इंडिया से बीपीटी कर रहे हैं, उसके बाद मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया वगैरह से कर रहे हैं, और फिर वहां पर अपना करियर बहुत अच्छा बना रहे हैं।
ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी देख लो क्या होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एम्स टू प्रोवाइड थेरेपेटिक एंड फंक्शनल मैनेजमेंट टू द डिसेबलिंग मेडिकल कंडीशंस फिजिकल एंड मेंटल। ठीक है, तो फिजिकली मेंटली दोनों चीज़ों में कुछ वीकनेस है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो ठीक करने में यहाँ पर काम आती है। ठीक है, तो आप जो है इसमें लिखा भी हो इन्होंने स्कोप क्या क्या है, जैसे एनजीओ के साथ काम कर सकते हो, पीडियाट्रिक्स छोटे बच्चों के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ काम कर सकते हो, साइकेट्रिक सेंटर, ठीक है, इनमें काम कर सकते हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज, ठीक है, होम्स फॉर एजेड, तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर आप इसके बाद काम कर सकते हो। फिर प्रोस्थेटिक्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, कि कोई भी अगर डिफॉर्मिटी आ जाती है किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में, तो उसको अगर रिप्लेस करना है या कुछ भी हेल्प चाहिए, आर्टिफिशियल चीज़ें आपने लगानी है किसी की बॉडी में, तो वो आप इस कोर्स की बदौलत कर सकते हो। ठीक है, बट मेरे को इन सब में से बीपीटी सबसे सही कोर्स लगता है जिसका काफ़ी अच्छा स्कोप है आगे जाके। बाकी स्पीच एंड लैंग्वेज वाला ये भी काफ़ी अच्छा है। कॉम्पिटिशन इन सभी कोर्सेज में अभी काफ़ी कम है। जब आप लोग करके इसको पास आउट करके निकलोगे और आप अगर अपना इसमें एक अच्छा करियर बना लेते हो, तो भाई आप ये सोचो कि आप अपने फील्ड के मास्टर होगे। ठीक है, मतलब फिर आपको कोई भी कॉम्पिटिटर आ जाए वो कुछ नहीं कर पाएगा आपका। ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना आप, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से कोर्सेज किस किस कॉलेज में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो है पहला जो आपका कॉलेज है जो कि सबनिर्तार कटक है उड़ीसा में, इसमें आपका बीपीटी है, बीओटी है और बीपीओ है। तीनों ये कोर्सेज हैं। तीनों कोर्सेज की जो आपका ड्यूरेशन है कितने साल का होता है, 4 साल का होता है, और साथ में आपको 6 महीने की इंटर्नशिप भी करवाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर BASLP का कोर्स भी है, स्पीच एंड लैंग्वेज वाला, इसका भी 4 साल का कोर्स है, और इसमें 1 साल की इंटर्नशिप है। तो 3 साल का कोर्स है और 1 साल की इंटर्नशिप है इसमें। और एफिलेटेड यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, उड़ीसा यूनिवर्सिटी से आपको करवाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका NILD कोलकाता, इसमें आपके ये 3 कोर्सेज है, BASLP आपको नहीं मिलेगा। 4 साल और 6 महीने का है यहाँ पर ये कोर्स, और ये वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज WBUHS से एफिलेटेड है। फिर निपमेट चेन्नई जो है, इसमें भी आपके चारों कोर्सेज हैं, और ये जो है 4 साल 6 महीने के हैं, और ये पूरा 4 साल का जिसमें 3 साल का कोर्स होगा, 1 साल की इंटर्नशिप होगी। तो तमिलनाडु की जो MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है ये भी, तो इससे ये एफिलेटेड है। उसके बाद ये दिल्ली वाला हो गया। ठीक है, तो ये DU का नाम आप सभी ने सुना है भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, तीनों कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और फिर ये गुवाहाटी वाला हो गया, CRCSRE, और इसमें भी आपका BASLP का कोर्स है, और श्रीमंता शंकरादेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस गुवाहाटी असम से ये एफिलेटेड है। ठीक है, तो ये कोर्सेज की बात हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लें कि भाई इसका एडमिशन कैसे होता है। तो मैंने बता दिया कि भाई आपको फॉर्म भरना होगा, फिर आपका एग्जाम जून में होगा कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, और पेपर में क्या क्या चीजें आता है, तो देखो पेपर में आप मान के चलो कि आपका नीट वाला ही सिलेबस आएगा, या एम्स BSc नर्सिंग का जैसे एग्जाम होता है वैसे ही आपका सिलेबस आएगा। ठीक है, और पेपर का लेवल देखो हल्का रहता है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं रहता। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम रहता है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, और लोगों को अगर पता भी चलता है तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, सोचते कि भाई ये सब कोर्सेज उतने काम के नहीं है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई बैकअप प्लान नहीं है और आप इसको फॉलो करते हो अपनी लाइफ में, BPT वगैरह कर लेते हो आप, तो आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो देखो एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो आपका 2 घंटे 120 मिनट का रहता है। ठीक है, और 10+2 11 और 12 दोनों का आपका सिलेबस आएगा। यहाँ पर सिलेबस क्या है आपका, इसमें आपके 4 पार्ट्स रहते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D। तो पार्ट A जो है इसमें आपका जनरल एबिलिटी और जनरल नॉलेज रहते हैं, ये 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। ठीक है, पार्ट B जो है इसमें फिजिक्स होगा, पार्ट C में आपका केमिस्ट्री होगा, और पार्ट D में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। अब ये क्यों लिखा हुआ है, क्यों इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको इस एग्जाम को बायो और मैथ्स दोनों कैंडिडेट्स दे सकते हैं। तो बायो वाले जो हैं वो पार्ट डी में बायो का सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, और जो मैथ्स वाले हैं वो मैथ्स वाला अपना सेक्शन यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना है। और उसके बाद जो है ये आपके तीनों जो सेक्शंस हैं बाकी के वो 30-30 मार्क्स के आते हैं। PCB या जो PCM का सेक्शन है वो 30-30 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस का। ठीक है, 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कोई भी जो है यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दिखाएगी। तो ये सबसे अच्छा यहाँ पर इसका फीचर है। ठीक है, तो ये काफ़ी सही है। और उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स मैं आपको बता दूंगा कहाँ का इसका एग्जाम होता है, अभी आगे देख लेंगे। और मिनिमम एज यहाँ पर ये लिखा है कि भाई मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। और कैंडिडेट जो है कहीं पर भी इंडिया से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये एलिजिबिलिटी लिखी है, तो एलिजिबिलिटी भाई ये आपको पता ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपने क्या हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्या हो, उसके साथ इंग्लिश होना चाहिए, और मिनिमम आपके 50% क्लास 12 में होने चाहिए, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर टोटल सीट्स दी गई हैं कि टोटल सीट्स कितनी है। तो टोटल सीट्स आपको दिख रही होंगी।
ठीक है, इस तरीके से लिखें। जैसे जो सबनिर्तार कटक उड़ीसा वाला जो कॉलेज है उसमें बीपीटी के टोटल 62 हैं, बीओटी की 62 हैं, बीपीओ की 46 हैं और बीएसएलपी की 10 सीटें हैं। तो इस तरीके से आप सारी सीटें यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर जो दिल्ली वाला कॉलेज नहीं लिखा, दिल्ली वाला शायद नीचे लिखा होगा अलग से, ठीक है। तो ये लिखा है दिल्ली वाले कॉलेज के लिए। तो दिल्ली वाला जो कॉलेज है उसमें बीपीटी की 68 है, बीओटी की 68 है और बीपीओ की 39 है, ठीक है। तो ये आपका जो है सीट मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद खर्चे की बात कर लेते हैं कि भाई कोर्स तो यहाँ से कर लेंगे लेकिन खर्चा कितना आएगा। तो खर्चा यहाँ पर सबका लिखा हुआ है अलग अलग करके, जैसे आप देख सकते हो। स्वनिर्धार कटक वाले का जो खर्चा है वो यहाँ पर आपका 53,000 है। तो ये मेरे हिसाब से एनुअल है, एक साल का ये खर्चा रहेगा 53,000 रुपये, जिसमें आपका एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस एनुअल, लाइब्रेरी सिक्योरिटी, लैब फीस, स्पोर्ट्स फीस, लाइब्रेरी फीस, एनएसएस, कॉशन मनी, ठीक है। कॉशन मनी देखो ये जो होता है ये आपका रिफंडेबल होता है, 10,000 रुपये अभी आप पे करोगे लेकिन 4 साल कोर्स करने के बाद आपको ये वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद आईडी कार्ड फीस हो गई, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस हो गई और इंस्टीट्यूट डेवलपमेंटल फीस हो गई। तो ये आपकी हो गई फीस। उसके बाद एनआईएलटी कोलकाता की जो है वो आपका 61,000 है, और चेन्नई वाले कॉलेज की जो है यहाँ पर 44,000 है। बीएसएलपी की थोड़ी सी कम है यहाँ पर चेन्नई वाले कॉलेज में, 41,700 है। और जो दिल्ली वाला कॉलेज है आपका उसकी आपकी 51,520 रुपये ये फीस रहेगी, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल की फीस वगैरह इन्होंने अलग से दी हुई है। तो हॉस्टल की फीस जो है वो आपकी 12,000 रुपये रहती है, ठीक है। ये कहाँ पर है, 12,000 रुपये आपकी गुवाहाटी वाले में, और एनआईएलडी कोलकाता वाले में जो है ये आपका 24,000 रुपये। तो ये सिर्फ रहने रहने का खर्चा है, ठीक है। 18,000 रुपये ये आपका नेक्स्ट वाला कौन सा कॉलेज है, चेन्नई वाला, तो उसमें 18,000 रुपये है। और दिल्ली वाले में जो है 12,000 रुपये, ठीक है। तो ये सिर्फ रहने का खर्चा है, इसमें खाने का खर्चा आपका अभी अलग होगा जो कि 2,500 से 3,000 रुपये पर मंथ अलग होगा। तो देखो खर्चा तो है लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्स है तो इतना खर्चा तो देखो इनको लेना बनता है, ठीक है ना। तो इतना खर्चा जो है इनको लेने को बनता है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पर, कि जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मान लो कि 53,000 रुपीज ये फीस लिखी हुई है, अब इसमें ये वाले 10,000 भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। 10,000 भी इन्होंने ये जोड़ रखे हैं जो कि आपको बाद में मिल जाएंगे। तो आप ही मान के चलो कि 43,000 रुपीज फीस है, तो आपकी हर साल 43,000 ये जाएगी, 12,000 रुपये आपकी हॉस्टल की हो गई, यानी कि 55,000 के आसपास हर साल का आपका खर्चा रहने वाला है। तो 4 साल का अगर आप यहाँ पर कोर्स करते हो तो लगभग 2,20,000, 2,50,000 के अंदर अंदर आपका ये कोर्स पूरा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये है गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। और बाकी आपको जो है स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलेंगी, ठीक है। तो जो उसके लिए एलिजिबल होगा उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो उनका कोर्स थोड़ा और कम में पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और ये तो बाकी एडमिशन टाइम के लिए लिखा हुआ है फीस वगैरह किसके नाम पर पे करनी है। फिर उसके बाद ये फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है वो सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो वो मैं आपको बता दूंगा जब फॉर्म आएगा कैसे फिलअप करना होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इतना ही है। और ये सैम्पल क्वेश्चन वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हो। और बाकी ये फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है सर्टिफिकेट का, कास्ट सर्टिफिकेट का, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर लो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इसके बारे में जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।